हेलो एवरीवन, आज हम सीबीएसई क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलो गाइज शुरू करते हैं। सो गाइज पीपल एज रिसोर्स से एनसीईआरटी वालों का मतलब है वो लोग जिनके अंदर कुछ काम करने वाली क्षमता हो और वो अपनी स्किल्स और नॉलेज का यूज़ करके कर सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल की भी सेम ही डेफिनेशन है। जिन लोगों में स्किल्स और नॉलेज होती है एक प्रोडक्टिव काम करने के लिए, उन सब के ग्रुप्स ह्यूमन कैपिटल कह के रिफर किया जाता है। ह्यूमन कैपिटल सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रोडक्शन में, और ह्यूमन कैपिटल को जनरेट करने के लिए मेनली हमें एजुकेशन और हेल्थ चाहिए होती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच सेट एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, यानी जिस भी काम करने के पैसे मिलते हैं वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने 3 टाइप्स के सेक्टर में डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री जैसे काम आते हैं। इसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर, इसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग आती है यानी फैक्ट्रीज़ वगैरह। इसके बाद आता है टर्शरी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज़्म, ट्रेड, ये सब आते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। ओके, सो मार्केट एक्टिविटीज़, सो गाइज मार्केट एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटी होती है जो नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री में कुछ वैल्यू ऐड करती है, और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कोई वैल्यू ऐड नहीं करती नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री में। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हमेशा प्रॉफिट या सैलरी के लिए की जाती है, पर नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ खुद के लिए की जाती है और इन एक्टिविटीज़ के पैसे नहीं मिलते। और अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में तुम कुछ भी ले लो, जैसे फार्मिंग करना या गवर्नमेंट जॉब करना या कोई फैक्ट्री चलाना। और नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है हाउसवाइफ का, क्योंकि हमारी मम्मी इतना सारा काम करती हैं पर उनका ये सब काम करने का कुछ भी नहीं मिलता। ओके, तो अब हम बात करेंगे लोगों की क्वालिटी की। क्वालिटी से मेरा मतलब जैसे कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे कुछ लोग नालायक होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा महान होते हैं। तो अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से क्वालिटी 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एजुकेशन और हेल्थ पे। ओके, अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वो देश के लिए अच्छा होगा, और अगर उसकी हेल्थ भी अच्छी हुई तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलो एजुकेशन की बात करते हैं पहले। अब मान लो 2 बच्चे हैं, एक बहुत पढ़ता है और एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लेता है, और एक बिल्कुल डफर है और 10th करने के बाद स्कूल छोड़ देता है। तो तुम बताओ किस इंसान के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं? तो तुम यही कहोगे ना, जिसने पढ़ाई में अपना मन लगाया। तो अब समझे कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें हमेशा क्यों कहते रहते हैं पढ़ लो बेटा पढ़ लो। तो अब जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे उतनी देश की तरक्की होगी, और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने हमारे एजुकेशन के लिए क्या क्या किया है, तो अब इस पर फोकस करो। सर्व शिक्षा अभियान, फर्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया, जिसके हिसाब से जो एक बच्चा 4 से 14 साल का है उसे एजुकेशन मिलेगी। सेकंड है मिड डे मील स्कीम शुरू करी गई, ताकि बच्चे स्कूल छोड़कर ना जाए और उनकी अटेंडेंस भी अच्छी हो जाए, और इस मील से उनकी हेल्थ भी सही रहेगी। थर्ड पॉइंट है गवर्नमेंट ने 11th प्लान में हायर एजुकेशन पे फोकस किया, यानी 18 से 23 साल के बच्चों का और उनके लिए बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी खोली गई। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो ये 3 पॉइंट्स लिख देना, और अगर 5 मार्क्स का और आ जाए तो ये 2 पॉइंट्स और लिख देना। फोर्थ पॉइंट है गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय खोला, और गर्ल्स पे भी ध्यान देने के लिए बहुत सारे स्कूल्स खोले गए जो सिर्फ गर्ल्स के लिए थे। फिफ्थ पॉइंट है एक्सपेंडिचर और एजुकेशन रूल्स फ्रॉम 0.64% in 1951 to 52 to 3.3% in 2013-14।
गवर्नमेंट ने बजट में एजुकेशन पे फोकस करना शुरू कर दिया। 1951 में जीडीपी का सिर्फ 0.64% एजुकेशन पे स्पेंड होता था, जो कि 2013-14 में बढ़कर 3.3% हो गया है। तो भाई इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी भी एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब बात करते हैं लिटरेसी रेट की, यानी कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं। 1951 में इंडिया का लिटरेसी रेट था 18% और 2011 में 74% हो गया। इंडिया के लिटरेसी रेट का अगर तुम थोड़ा डीप सोचोगे तो तुम्हें कुछ चौंकाने वाली बात पता चलेगी। मेल का लिटरेसी रेट फीमेल में 16.6% ज़्यादा है, और यही नहीं, शहर के लोगों का लिटरेसी रेट गांव के लोगों से 16% ज़्यादा है। और इंडिया में स्टेट वाइज भी बहुत डिफरेंस। केरला का लिटरेसी रेट है 93.9% और वहीं बिहार में 63%। वैसे तुम्हें एक फैक्ट की बात बताऊं, सब लोग सोचते हैं केरला का लिटरेसी रेट इंडिया से सबसे हाईएस्ट है, पर ऐसा नहीं है। त्रिपुरा में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ का लिटरेसी रेट है 94.04%। ठीक है, अब बात करते हैं हेल्थ की। ठीक है, अब तुम सोचोगे कि एजुकेशन का तो समझ में आता है, यहाँ पर हेल्थ से क्या फ़र्क पड़ेगा देश की इकोनॉमी को। तो मान लो एक इंसान है जो कि फिट और फाइन है, और दूसरा हर वक्त बीमारी में रहता है और छुट्टियां मारता रहता है, और कभी काम पे आता है तो बीमारों की तरह काम करता है। तो गाइस, इन दोनों लोगों में फर्स्ट पर्सन की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा काम करता है और अच्छे से करता है, जिससे इकोनॉमी को फ़ायदा होता है, और हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मान लो कोई बहुत ज़्यादा पढ़ता है और अपनी फील्ड में वो बेस्ट बन जाता है, और उसे फिर कुछ बीमारी हो जाए तो फिर उसकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो जाएगी। तो लोगों को लायबिलिटी से एसेट में कन्वर्ट करने के लिए उनकी हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ता है। ओके, और गवर्नमेंट भी इसकी बहुत फोकस करती है। उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स खोले हैं, गांव में भी अब क्लिनिक्स खुल गए हैं, फिर फ्री में हेल्थ चेकअप्स होते हैं, कंपनीज भी चलाए जाते हैं, और इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस भी खोले हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अपने देश के बेरोजगारों की। तो पहले जान लेते हैं ये लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में कुछ काम करना चाहते हैं पर इन्हें कोई काम मिलता नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि क्या हमारी मम्मी जो कि एक हाउस वाइफ है, क्या वो बेरोजगार हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि वो कहीं पे काम करना ही नहीं चाहती। तो जो लोग काम करना चाहते हैं और फिर भी उनके पास कोई जॉब या काम नहीं है, उन लोगों को हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं। और जो लोग कहते हैं, ठीक है, तो अब अनएम्प्लॉयमेंट 3 टाइप्स की होती हैं, सीजनल, डिस्गाइज्ड और एजुकेटेड। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मेनली गांव के लोगों में पाई जाती है। जब फार्मिंग का सीज़न चला जाता है तब इनके पास कोई काम नहीं होता, और जैसे ही फार्मिंग का सीज़न आता है तो ये लोग वापस से फार्मिंग में लग जाते हैं। तो सीजनल अनएम्प्लॉयड में लोग साल के 3-4 महीने के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड पे। ये भी मेनली गांव में पाए जाते हैं। ये लोग दिखते तो हैं एम्प्लॉयड जैसे, पर होते नहीं हैं। मान लो एक खेत में सिर्फ 4 लोगों का ही काम है, पर उस खेत में 7 लोग काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 3 लोग एक्स्ट्रा हैं। तो इस केस को हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब आ जाओ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पे, यानी पढ़े लिखे बेरोजगारों की बात करें तो ये मेनली शहरों में पाए जाते हैं। ये लोग ग्रेजुएट करके कॉलेज से डिग्री तो ले लेते हैं पर इनकी जॉब नहीं लगती। तो अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के इफ़ेक्ट्स की। इफ़ेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। पीपल हु आर एज अरेस्ट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू अ लायबिलिटी। अनएम्प्लॉयमेंट से ह्यूमन कैपिटल मेन पावर वेस्ट होती है, यानी जो लोग काम कर सकते हैं और इकोनॉमी को फ़ायदा दे सकते हैं वो इकोनॉमी पे लायबिलिटी यानी कि बोझ बन जाते हैं। सेकंड है राइज इन फीलिंग ऑफ होप लेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ। वो अपने आप को बेकार समझने लगते हैं और होपलेस हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग तो डिप्रेशन में
भी चले जाते हैं। थर्ड है डिपेंड ऑन वर्किंग पॉपुलेशन स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, लाइफस्टाइल डिग्रेडेड। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो लोग दूसरे के सहारे जीते हैं जो एम्प्लॉयड होते हैं, और ये लोग इकोनॉमी की ग्रो को स्लो करते हैं, और इससे उनको और जिन पे वो डिपेंड है दोनों की लाइफस्टाइल ख़राब हो जाती है, और सोसाइटी में क्राइम भी बढ़ जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है दे आर ड्रॉज टू डू वर्क विच दे डू नॉट लाइक एज दे डोंट हैव एनी चॉइस। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण से लोगों को वो काम करने पड़ते हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं, जिससे लोगों के पास पीएचडी और मास्टर्स की डिग्री होती है फिर भी वो मजदूरी करते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं बचता। आखिर उन्हें भी तो अपना पेट पालना है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।